तो स्टार्ट करते हैं इंडियन एविडेंस एक्ट को रिवाइज़ करना। बेसिकली हम जो रिवाइज़ करेंगे वो उन सभी क्वेश्चंस को और उन सभी एरिया को कवर करने की कोशिश करेंगे जहां से प्रीलिम्स का क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है, आ चुका है या आने की संभावना है या आ सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले जो बेसिक चीज़ें हैं इंडियन एविडेंस एक्ट में वो हमें पता होना चाहिए। जो इंडियन एविडेंस एक्ट है उसमें टोटल जो पार्ट्स हैं वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है इंडियन एविडेंस एक्ट। टोटल नंबर ऑफ़ सेक्शंस हैं 167, टोटल नंबर ऑफ़ चैप्टर्स हैं 11। अब किस तरीके से पार्ट 3, टोटल पार्ट्स जो हैं वो 3 हैं। टोटल जो पार्ट्स हैं वो हैं 3, जिसमें जो फर्स्ट पार्ट है उसमें कवर होते हैं चैप्टर 2 तक, और टोटल नंबर ऑफ़ सेक्शन 1 till 55 कवर होते हैं पार्ट 1 में। पार्ट 2 में कवर होता है चैप्टर 3 से लेकर 6 तक और सेक्शन 56 से लेकर 100 तक। वहीं पार्ट 3 में कवर होता है चैप्टर 7 से लेकर 11 तक और सेक्शन 101 से सेक्शन 167 तक। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो कि हमें ध्यान में पता होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट जो हमें पता होना चाहिए वो है डेट ऑफ एनफोर्समेंट। तो डेट ऑफ एनफोर्समेंट देख लेते हैं। डेट ऑफ एनफोर्समेंट जो एक्ट नंबर 1872 है, यानी इंडियन एविडेंस एक्ट 1872, ये एनफोर्स में आया था 4 सितंबर 1872 से। वहीं अमेंडमेंट एक्ट, इंडियन एविडेंस एक्ट का जो अमेंडमेंट एक्ट 2013 है वो एनफोर्स में आया था 3 फरवरी 2013 से। वहीं 2018 का जो अमेंडमेंट एक्ट है वो एनफोर्स में आया 21 अप्रैल 2018 से। बेसिकली हमें ये जो फर्स्ट डेट होती है ना, ये तो हमेशा ही ध्यान रहती है, पर जो अमेंडमेंट्स होती हैं वो हम ध्यान में नहीं रखते हैं। तो यहाँ पे ये दोनों डेट्स जो हैं इंपॉर्टेंट हैं, और अभी आप प्रीवियस ईयर देखेंगे तो वहाँ पे ये डेट्स पूछी भी गई हैं। सो ये डेट्स इंपॉर्टेंट हैं। चलते हैं नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक की तरफ। उसके बाद नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो हमें ध्यान में रखना है वो ये कि इंडियन एविडेंस एक्ट को ड्राफ्ट किन्होंने किया। तो ये भी हम सबको पता ही है कि इंडियन एविडेंस एक्ट को ड्राफ्ट किया था सर जेम्स एफ स्टेफन ने। ठीक है, तो ये यहाँ पे ध्यान रखना, सर जेम्स एफ स्टेफन। उसके बाद अभी हम कुछ ऐसी चीज़ें कर रहे हैं जो कि सेक्शन से स्टार्ट नहीं हुई हैं। जब सेक्शन पे आएंगे तो उनको डिस्कस करेंगे। अभी जो सेक्शन से नहीं है उन चीज़ों को डिस्कस कर लेते हैं, जैसे कितने चैप्टर हैं ये सब। डेट ऑफ एनफोर्समेंट कर ली, ड्राफ्ट किन्होंने किया ये हमने कर लिया। उसके बाद नेक्स्ट जो हमें ध्यान में रखना है कि जो वर्ड, ये जो नाम है इस एक्ट का इंडियन एविडेंस एक्ट, इसमें वर्ड एविडेंट या एविडर्स, ये जो दोनों वर्ड हैं एविडेंट या फिर एविडर्स, एविडर, ये दोनों वर्ड ही लैटिन वर्ड्स हैं। ठीक है, तो ये दोनों ही एग्जाम में पूछा जाता है कि ये कौन सा वर्ड है, तो ये लैटिन वर्ड है और इनका मतलब होता है टू प्रूव, टू शो, टू एब्सर्टेन, टू डिस्कवर। तो ये जो भी ऑप्शन होगा उसके अकॉर्डिंग आप टिक करेंगे। यस, उसके बाद नेक्स्ट कुछ पॉइंटर्स मैंने यहाँ लिखे हैं, इसको एक्सप्लेन करते हैं, जो कि प्रीलिम्स के अगर आपने प्रीवियस ईयर सॉल्व किए होंगे या देखे होंगे तो वहाँ से बनता है। साथ ही अगर आपने कोई एक अच्छी बुक पढ़ी होगी तो वहाँ से भी आपको ये पॉइंटर्स मिल जाएंगे कि जो एविडेंस एक्ट होता है ये एग्जेक्टिव लॉ है और प्रोसीजरल लॉ है। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान में रखना है। ऑप्शन में अगर आपको एडजेक्टिव एंड प्रोसीजरल दोनों दिया है तो ये आंसर करेक्ट होगा, या इन दोनों में से कोई एक दिया है तो वो करेक्ट होगा। ध्यान रखना है क्या कि इंडियन एविडेंस एक्ट एडजेक्टिव और प्रोसीजरल लॉ है, ये प्रोसीजर बताता है हमें। नेक्स्ट है जो इंडियन एविडेंस एक्ट के रूल्स हैं ये लीगल रूल्स हैं, ये लॉजिकल रूल्स नहीं हैं। यानी एविडेंस एक्ट में जितनी भी चीज़ें दी हुई हैं, जैसे रेलेवेंसी दी हुई है 5 till 55 एंड सो ऑन, बर्डन ऑफ प्रूफ दिया हुआ है, आगे पढ़ेंगे क्या क्या चीज़ें दी हुई हैं, तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, लीगल रूल ऑफ एविडेंस हैं। ये रूल ऑफ लॉजिक नहीं, आप तुक्का नहीं मार रहे हो, आप लॉजिक नहीं लगा रहे हो। ठीक है, उसके बाद जो रूल्स इंडियन एविडेंस एक्ट में दिए हुए हैं ये आर्टिफिशियल हैं कि ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा, ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा, पर ज़रूरी नहीं है कि ये एक स्ट्रेट जैकेट फॉर्मूला है। ठीक है, क्योंकि हर केस के फैक्ट और सर्कमस्टेंसेस के अकॉर्डिंग अलग अलग तरीके से रूल्स अप्लाई होंगे। तो रूल ऑफ एविडेंस जो है ये आर्टिफिशियल है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंटर जो हमें ध्यान में रखना है वो कि एग्जाम में हमसे पूछा जाता है कि क्या रूल ऑफ एविडेंस से जो जजेस हैं वो बाउंड हैं
तो जजेस बाउंड नहीं है, वो एब्सोल्युटली रूल ऑफ एविडेंस के हिसाब से नहीं चलेंगे, वो अपना दिमाग भी लगाएंगे, फैक्ट्स और सर्कमस्टेंसेस को देखेंगे और जो उनको समझ में आएगा जिस तरीके से, क्योंकि हर पर्सन का जो माइंड होता है, ह्यूमन माइंड है, वो हर केस और फैक्ट के हिसाब से अलग अलग चलेगा। जैसे कि आपने जजमेंट्स भी देखे होंगे कि किसी एक फैक्ट और सर्कमस्टेंस पे एक कोर्ट एक्विटल कर रही है, वहीं दूसरी कोर्ट कन्विक्शन कर रही है। क्यों? क्योंकि ह्यूमन माइंड है, जो जज हैं वो ह्यूमन माइंड है और वो एब्सोल्युटली रिलाई नहीं कर सकते हैं रूल्स ऑफ एविडेंस पे। वहाँ पे जो जजेस हैं वो अपनी कॉमन सेंस और अपना जो एक्सपीरियंस है ह्यूमन नेचर का, उसको अप्लाई करेंगे कि इस पर्टिकुलर केस में कन्विक्शन होनी है या एक्विटल होना है, कौन सा रूल ऑफ एविडेंस लग रहा है, नहीं लग रहा है। यानी जो जजेस हैं वो एब्सोल्युटली रिलाई करें ऐसा ज़रूरी नहीं है, ठीक है, और ना ही वो कर सकते हैं ऐसा। आई होप ये जो पॉइंटर्स हमने अब तक डिस्कस करे हैं ये क्लियर हो गए होंगे। उसके बाद अब हम स्टार्ट कर देते हैं बेयर एक्ट। बेयर एक्ट में सबसे पहले प्रीएम्बल को पढ़ते हैं। ये कहते हैं वेयर एज इट इज़ एक्सपीडिएंट टू कंसोलिडेट। वर्ड देखिए क्या क्या यूज़ किए हैं, कंसोलिडेट, डिफाइन एंड अमेंड। ये वर्ड एग्जाम में पूछ सकते हैं, कहीं पे मिसिंग होगा कंसोलिडेट, कहीं पे डिफाइन और कहीं पे अमेंड। तो ये तीनों ही प्रीएम्बल में दिए हुए हैं और अगर आप प्रीएम्बल पढ़ते हैं तो यहाँ से ये निकल के आता है कि इंडियन एविडेंस एक्ट जो है वो अपने आप में एग्जॉस्टिव है, अपने आप में पूरा है, इसको किसी और लॉ की ज़रूरत नहीं है। तो ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो ध्यान रखिए इंडियन एविडेंस एक्ट का जो नेचर है वो एग्जॉस्टिव है, अपने आप में पूरा है। फोर्थ सेक्शन पे आते हैं, सेक्शन नंबर 1 शॉर्ट टाइटल। ये कहते हैं इस एक्ट को इंडियन एविडेंस एक्ट कहेंगे। अब यहाँ पे बेसिकली है क्या, ये पूरे इंडिया पे लगता है। इंडिया में कहाँ कहाँ पे लगता है? सभी जुडिशियल प्रोसीडिंग्स पर लगता है जो कि कोर्ट के सामने होती हैं। वो जुडिशियल प्रोसीडिंग जो कोर्ट के सामने होती हैं, पर वो जुडिशियल प्रोसीडिंग जो किसी ट्राइब्यूनल के सामने है या फिर किसी आर्बिट्रेटर के सामने कोई प्रोसीडिंग है या फिर एफिडेविट्स पर जो कोर्ट में प्रेजेंट किए जाते हैं, इन पर इंडियन एविडेंस एक्ट नहीं लगता है। किस पर लगता है? सभी जुडिशियल प्रोसीडिंग्स पर जो कि कोर्ट के सामने हो रही हैं, पर एफिडेविट, आर्बिट्रेटर के सामने और ट्राइब्यूनल्स पर इंडियन एविडेंस एक्ट नहीं लगता है। तो फर्स्ट सेक्शन क्लियर हो गया। यहाँ से ये एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और साथ ही ये हम पहले से डिस्कस कर चुके हैं कि ये कब इन्फोर्स हुआ था। ये 1 सितंबर 1872 से इन्फोर्स हुआ था, ठीक है। तो नेक्स्ट आ जाते हैं, सेक्शन 2 रिपील हो चुका है, सेक्शन 3 पे आ जाते हैं। इंपॉर्टेंट सेक्शन है, इंटरप्रिटेशन क्लोजेस हैं। यहाँ पे इंटरप्रिटेशन क्लोज में हमें काफ़ी इंटरप्रिटेशंस दी हुई हैं कि किस वर्ड का क्या मतलब है। देखिए यहाँ से जो वर्ड यहाँ पर दिए गए हैं ये सभी प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, साथ ही इनकी जो डेफिनेशन है, जो इंटरप्रिटेट किया गया है इनको, वो भी इम्पॉर्टेंट है। स्टार्ट करते हैं इस सेक्शन को। फर्स्ट है, इसमें इंटरप्रेट किया है कोर्ट को। ये कहते हैं कोर्ट में सभी जजेस आएंगे, सभी मैजिस्ट्रेट आएंगे और सभी पर्सन्स आ जाएंगे जिसको लीगली ऑथराइज किया गया है एविडेंस लेने के लिए। यानी ये सभी कोर्ट होंगे पर आर्बिट्रेटर नहीं होंगे। सो यहाँ पे ध्यान रखना है, सभी जजेस और मैजिस्ट्रेट तो हमें ध्यान में रहता है, इवन आर्बिट्रेटर भी हमें ध्यान रहता है कि आर्बिट्रेटर्स कोर्ट नहीं है, पर सभी पर्सन जो कि लीगली ऑथराइज हैं एविडेंस लेने के लिए, ये भी कोर्ट की डेफिनेशन में आएंगे। तो ये यहाँ पर ध्यान में रखना है। नेक्स्ट इंटरप्रिटेशन है फैक्ट की। ये कहते हैं फैक्ट मीन्स एंड इंक्लूड्स। क्या क्या आता है फैक्ट में? सबसे पहले तो जहाँ पर भी फैक्ट की डेफिनेशन आ रही है तो आपको ध्यान में रखना है कि फैक्ट 2 तरह के होते हैं, एक होते हैं फिजिकल, एक होते हैं मेंटल। अभी कैसे, ये किस तरीके से, ये यहीं से समझ में आ जाएगा। आप पढ़ेंगे तो कहते हैं फैक्ट मीन्स एंड इंक्लूड्स। मैं डायरेक्ट डिफाइन करती हूँ। फैक्ट में सभी चीज़ें आ जाती हैं, स्टेट ऑफ थिंग्स आती हैं। स्टेट ऑफ थिंग होती है कोई भी चीज़ अगर बार बार रिपीटेटिवली होती हैं तो उसे हम स्टेट ऑफ थिंग कहते हैं। जैसे किसी स्टूडेंट का क्लास में आना, मतलब आज आया है तो कल भी आएगा, परसों भी आएगा, ठीक है, तो ये स्टेट ऑफ थिंग है। मेरा बार बार क्लास लेना सेम टाइम पे, ये स्टेट ऑफ थिंग है। रिलेशन ऑफ थिंग, रिलेशन समझते हैं ना, एक का दूसरे के साथ रिलेशन। केपेबल ऑफ बीइंग परसीव्ड बाय सेंसेस, या ऐसी कोई चीज़ जो हमारे सेंसेस से हम समझ सकते हैं, जैसे आंखों से देख सकते हैं, कानों से सुन सकते हैं, मुंह से बोल सकते हैं, तो ये सारी चीज़ें फैक्ट हैं। दूसरा ये कहते हैं एनी मेंटल कंडीशन ऑफ विच पर्सन इज कॉन्शियस, मेरे दिमाग में क्या चल रहा है, ये भी फैक्ट है। इसलिए जो
ये है क्लोज 1, ये डील करता है फिजिकल फैक्ट से, वहीं जो क्लोज 2 है ये डील करता है मेंटल फैक्ट से। तो ये क्लियर हो गया होगा। अब क्योंकि यहाँ पे हम कंप्लीट बार एक्ट कर रहे हैं तो इसकी जो इलस्ट्रेशन है उसको भी देख लेते हैं। यहाँ पे फर्स्ट इलस्ट्रेशन है कि अगर किसी चीज़ को हमने एक सर्टेन ऑर्डर में लगाया हुआ है तो ये फैक्ट है, जैसे क्लास में बेंचेस लगे हो ना, ये फैक्ट है। नेक्स्ट कहते हैं किसी पर्सन ने कुछ सुना, कुछ देखा, ये फैक्ट है। सी है किसी आदमी ने कुछ वर्ड्स कहे, मतलब अपने मुंह से कुछ शब्द कहे, तो ये भी फैक्ट है। डी है एक पर्सन के पास कोई ओपिनियन है, जैसे मेरी ओपिनियन है कि ऐसा हुआ है ना, तो ये इस वजह से हुआ होगा क्योंकि उसकी पहले उससे दुश्मनी थी, मतलब मैंने अपना ओपिनियन दिया, ठीक है, क्योंकि मेरे दिमाग में कोई इंटेंशन है या कोई ऐसा काम करना, गुड फेथ में काम करना, फ्लॉडुलेंटली काम करना, तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये भी फैक्ट है, ठीक है। अगर किसी पर्सन की कोई रेपुटेशन है, जैसे मेरी कोई रेपुटेशन है कि मैं एक टीचर हूँ, ठीक है, तो ये एक फैक्ट है। यानी सारी चीज़ें जो है ना ये फैक्ट है। कोई भी चीज़, आपने सांस भी लिया, ये भी फैक्ट है, पर वो किस तरीके से केस में लगेगा वो हम आगे देखेंगे। तो यहाँ पे ये इलस्ट्रेशंस कंप्लीट हो गई हैं।